आज हम क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, गति के नियम। गति के नियम में सबसे पहले आप ये समझेंगे कि गति कैसे होती है, किस फैक्टर के कारण होती है, किस तरह की गति होती है और क्या क्या इसके नियम। इस संबंध में सबसे पहले एक फिलोसफर हुए, दार्शनिक हुए एरिस्टोटल भी जिनको कहते हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु को एक समान वेग से गतिमान रखने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल को नियत वेग से चलाना चाहते हैं तो आपको बल की आवश्यकता होती है। बहुत समय तक यही चलता रहा, लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, गैलीलियो ने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है अरस्तू का वो त्रुटिपूर्ण है, सही नहीं है। अगर हम किसी वस्तु को एक समान वेग से गतिमान रखना चाहते हैं तो हमें बल की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन आप कहेंगे कि जब हम साइकिल चलाते हैं और अगर हम बल ना लगाए तो साइकिल थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। अगर आप एक समान वेग से साइकिल चलाना चाहते हैं तो आपको लगातार बल की आवश्यकता होगी। तो व्यवहार में आपको देखने में आता है कि शायद अरस्तू का स्टेटमेंट सही था। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि अगर हम साइकिल चलाते हैं और पेडल मारना, बल लगाना बंद कर देते हैं तो उसके रुकने का कारण ये है कि उसके ऊपर एक विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में बल कार्य करता है और जिसे हम कहते हैं घर्षण। घर्षण के कारण ही कोई भी वस्तु, बॉल आपने लुढ़का दी, आपने साइकिल चलाई, वो थोड़ी देर के बाद अगर पेडल नहीं मारते तो रुक जाती है। घर्षण बल उस गति का विरोध करता है और उसी विरोध के कारण वो साइकिल रुकती है। यदि घर्षण बल ना हो और आप बॉल को लुढ़का दें तो वो एक समान वेग से गति करती रहेगी और तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उसे आपको रोकने के लिए कोई विरोधी बल न लगाए। तो चाहे साइकिल है, बॉल है या कोई भी वस्तु है, वो बिना बल लगाए अगर आपने एक बार गतिमान कर दी तो अनंत समय तक गति करती रहती है। उसके गति में परिवर्तन के लिए आपको बल की आवश्यकता होती है। इसी तरह से अगर आपने किसी टेबल के ऊपर एक पेन रखा, पेन के ऊपर कोई आपने बल नहीं लगाया तो ये भी अनंत समय तक इसी स्थान पर रहेगा। तो इसी के लिए इसी गुण को जिसमें कि वस्तु अपने आप अपनी अवस्था का में परिवर्तन नहीं करती। अगर ये पेन विराम में है तो विराम में रहेगा। अगर आपने बॉल को लुढ़का दिया, जब तक कोई बाह्य बल ना लगाए तब तक उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बॉल अपने आप नहीं रुकेगी। कौन रुकेगा? बाह्य बल। गति कर रही है, गति की अवस्था में परिवर्तन, चाहे उसको तेज करना है, धीमा करना है, हमें बल की आवश्यकता होती है। यदि बल ना लगाएं तो वो एक समान वेग से गति करती रहेगी। ऐसे ही पेन रखा हुआ है, विराम में है, तो अपने आप गति नहीं करेगा। कब तक? जब तक कि इसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगे। तो वस्तु में गैलीलियो ने बताया कि प्रत्येक वस्तु में एक विशेष गुण होता है जिसके कारण वो स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है और इसी गुण को उन्होंने कहा जड़त्व, इनर्शिया। इनर्शिया जड़त्व को कैसे परिभाषित किया कि किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति अवस्था अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। अब जड़त्व भी तीन तरह का होता है। सबसे पहला विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व इनर्शिया प्रेस, फिर गति का जड़त्व इनर्शिया मोशन और तीसरा दिशा का जड़त्व। सबसे पहला विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व मैंने आपको बताया कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी। वो अपनी विराम अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं करती, बल्कि अगर कोई दूसरा बल इसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो उसका विरोध करती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जैसे पेड़ के ऊपर फल लटके रहते हैं। आपको फल को तोड़ना है तो आप क्या करेंगे? उस पेड़ को पकड़ के जोर से हिलाएंगे, उसकी ब्रांच को हिलाएंगे। ब्रांच के साथ में फल लटका हुआ है, ब्रांच गति अवस्था में आ जाएगी,
लेकिन उससे जो लटका हुआ फल है वो विराम में है, विराम में रहने का ही प्रयास करता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात ब्रांच इधर चली जाएगी, फल अपने स्थान पर रहेगा, तो वो फल ब्रांच से अलग होकर के नीचे गिर जाएगा। विराम की जड़त्व का उदाहरण, आप बस में बैठे हुए, बस रुकी हुई है, अचानक चलने लगती है। जैसे ही बस चलती है तो आपका नीचे का हिस्सा जो बस के सीट के संपर्क में है उसे गति करने के लिए बल मिल जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जिससे कि गति अवस्था के लिए एकदम बल नहीं मिल पाता, विराम के जड़त्व के कारण वहीं पर रहना चाहता है, तो अगला हिस्सा आगे चला जाता है, पिछला हिस्सा वहीं पर रहता है, जिसके कारण आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। तो दो उदाहरण मैंने आपको बताए विराम के जड़त्व के। अब आता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या है कि अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, वो तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात वो तब रुकेगी जब उसके ऊपर हम बल लगाएं। बल नहीं लगाते तो जिस वेग से जिस दिशा में गतिमान है उसी दिशा में वो गति करती है। इसका उदाहरण बस का उदाहरण ले लेते हैं। आप बस में बैठे हैं, बस जा रही है, गतिमान है, एक समान वेग से बस गति कर रही है। जो वेग बस का है वही वेग आपकी पूरी बॉडी का है। ड्राइवर बस में ब्रेक लगाता, ब्रेक लगाने से जो आपके नीचे का हिस्सा बस और सीट के संपर्क में है उसको रुकने के लिए बल मिल जाता है, लेकिन ऊपर के हिस्से को एकदम बल नहीं मिल पाता। जिस वेग से गतिमान था वो उसी वेग से गतिमान रहने का प्रयास करता है, तो पिछला हिस्सा पीछे की तरफ रह जाता है, ऊपर का हिस्सा आगे की तरफ चला जाता है, तो ब्रेक लगते ही आपको आगे की तरफ झटका लगता है। ये गति के जड़त्व के उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अगला है, तीसरा है दिशा का जड़त्व। दिशा दी, जिस दिशा में कोई वस्तु गतिमान है वो अपने आप अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती। उसकी गति की दिशा में परिवर्तन करने के लिए भी बाह्य बल की आवश्यकता होती है। स्वयं वो दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है। आप बस या कार में बैठे, बस सीधी दिशा में गतिमान है, बस अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है। फिर वही बात आती है कि बस के संपर्क के हिस्से को मोड़ पर मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाता है, जिसके कारण निचला हिस्सा तो दाईं ओर मुड़ जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जिससे कि एकदम से बल नहीं मिल पाता वो उसी दिशा में जाने का प्रयास करता है। तो क्या होगा कि जैसे ही बस इधर मुड़ेगी, हमारा नीचे का हिस्सा इधर आ गया, लेकिन ऊपर का हिस्सा सीधे जाने का प्रयास करेगा, तो हम बाईं ओर झुक जाते हैं। अगर बाईं ओर कार मुड़ती है तो हम दाईं ओर मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिशा के जड़त्व के कारण आपको बाईं ओर मुड़ने के लिए आवश्यक बल नहीं मिल पाता। ऊपर का हिस्सा जिस दिशा में गतिमान था उसी दिशा में जाता रहता है और वो बाईं ओर झुक जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, तीन जड़त्व की परिभाषाएं और इनके उदाहरण। इसके बाद इन्हीं के जड़त्व के नियम जो गैलीलियो ने दिया, इसी को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन ने तीन नियम दिए जिनको हम गति के नियम कहते हैं। न्यूटन के तीनों गति के नियम में सबसे पहले नियम की अगर हम बात करें, प्रथम नियम। जो प्रथम नियम है इसे हम जड़त्व का नियम भी कह देते हैं। जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या है? जो जड़त्व की तीन परिभाषाएं थी उन्हीं को मिला करके परिभाषित किया गया कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसको हम कहते हैं गति का प्रथम नियम। मैंने आपको जो जड़त्व के उदाहरण बताए थे वो आप गति के प्रथम नियम में भी लिख सकते हैं। अब आता है द्वितीय नियम।
द्वितीय नियम बल के संबंध में दिया गया नियम है। द्वितीय नियम का मैं फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उसमें संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब आपको वैसे तो संवेग पिछली क्लास में आपने पढ़ा था होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको संवेग के बारे में बताता हूं। संवेग मोमेंटम क्या होता है? संवेग आपने सीधे सीधे पढ़ा होगा कि संवेग को P से प्रदर्शित कर देते हैं और ये किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये सदिश राशि होती है, जो दिशा वेग की होती है वही संवेग की होती है। लेकिन संवेग है क्या? वास्तव में संवेग किसी भी वस्तु में वेग की मात्रा को प्रदर्शित करता है। वेग की मात्रा को प्रदर्शित करने वाली भौतिक राशि को संवेग कहते हैं। इसको डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, अभी तो आप केवल इसका फॉर्मूला दें। अब संवेग परिवर्तन की बात करें। संवेग परिवर्तन को हम डेल्टा P भी लिख सकते हैं और डी पी भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था, डेल्टा तब यूज करते हैं जब परिवर्तन बड़ा होता है, डी पी तब यूज करते हैं जब परिवर्तन छोटा होता है। तो अगर आप संवेग परिवर्तन की बात करते हैं, संवेग परिवर्तन कब होगा? जब वेग में परिवर्तन होगा। और वेग में परिवर्तन कब होगा? जब आप बल लगाएंगे। जड़त्व के नियम के अनुसार, गति के प्रथम नियम के अनुसार आपने बताया कि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो तब तक उसी वेग से गति करती रहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो अगर बल लगाते हैं तो संवेग में परिवर्तन। संवेग में मान लिया आपने F बल dt समय के लिए लगाया और उसके संवेग में परिवर्तन dp हो जाता है। dt समय तक बल लगाने से संवेग में परिवर्तन dp हो। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या है? संवेग परिवर्तन और ये संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती है। और आप जानते हैं कि जब आप अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो कांस्टेंट यूज करते हैं कि अगर dp अपॉन dt। ये न्यूटन का और गति का द्वितीय नियम। अभी मैंने आपको बताया कि P बराबर होता है mv। अगर इसी फॉर्मूले में आप P के स्थान पर mv रखते हैं तो P इज इक्वल टू K इंटू dp, P की जगह mv अपॉन d। द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है कांस्टेंट होता है और d परिवर्तन के लिए आता है, तो द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, वेग में परिवर्तन होता है। तो ये कांस्टेंट हुआ, ये वेरिएबल हुआ। कांस्टेंट को हम बाहर ले आते हैं के एम डी बी अपॉन डी टी। और आप जानते हैं कि डी बी अपॉन डी टी वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। एफ इज इक्वल टू के इंटू एम। ये फॉर्मूला है। के नियतांक समानुपाती नियतांक। इसका मान निकालने के लिए एक ऐसी वस्तु ली गई जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम था, जिसके ऊपर 1 न्यूटन का बल लगाया गया और उसमें त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी वैल्यू जब इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 एफ की वैल्यू के एम 1 किलोग्राम, त्वरण 1, के इज इक्वल टू 1। तो जब फॉर्मूला आ जाता है, यह आ जाता है एफ इज इक्वल टू एम। आपने शायद पिछली क्लास में, छोटी क्लास में, 9th में यही पढ़ा होगा। किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। या जो इसका फंडामेंटल फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, वो ये है कि किसी भी वस्तु पर जो आरोपित बल होता है वो उसके संवेग, ये लिखा हुआ इधर, किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। पीडीएफ मैंने भेज रखा है, उसके नोट्स बना लें और फिर तृतीय नियम और इससे आगे का चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
थैंक यू।